हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्रांति। तो स्वागत है रीजनिंग के इस रिवीजन कोर्स में। गाइस, इससे पहले हम लोग जो है काउंटिंग ऑफ फिगर, सेलोलिज्म प्लस कैलेंडर एंड क्लॉक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो रीजनिंग सब्जेक्ट है वो हर एक एग्ज़ाम, चाहे बैंक एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो, डीआरडीओ के एग्ज़ाम हो, डिफेंस के एग्ज़ाम हो, जितनी भी रेलवे जेई के एग्ज़ाम होती है सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऑल ओवर हम कहेंगे कंपटीशन में रीजनिंग का इंपॉर्टेंस कितना है, या आई होप आपको मालूम होगा। तो इसीलिए आपको रीजनिंग में एक महारत हासिल करने की ज़रूरत होती है अगर आपको जो है एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। तो इसीलिए मैं जो है इस वीडियो में या फिर अन्य जो प्लेलिस्ट में वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसमें क्या है कि यूट्यूब पे जितने शॉर्ट ट्रिक्स हो सकते हैं पॉसिबल, प्लस जो कॉन्सेप्ट होंगे, चाहे पीयूष सर के होंगे या अदर साहिल सर के होंगे, इन सभी को जो है कंपाइल करके मैं बहुत सारे डिफरेंट टीचर से पढ़ा हूँ। देन उसको जो है पूरे थ्योरी और पूरे कॉन्सेप्ट को साथ लेके आता हूँ। तो इस वीडियो को देखिएगा, 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, तो आपको रीजनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा और जो भी टॉपिक हम डील करेंगे उसको बेहतर तरीके से डील करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए, आज का जो गाइस हमारा टॉपिक है वो है डाइस एंड प्रिज्म एंड देन क्यूब एंड क्यूबाइड। तो दोनों को टॉपिक को एक ही साथ देखेंगे। तो इसके साथ, तो इससे पहले की चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए कि मैं आपको बाद में यहाँ शॉर्ट रिवीजन करवा दूंगा। पहले तो इसको डिटेल में देखेंगे, पहले देखिए क्यूब एंड क्यूबाइड देखेंगे, लेकिन पहले इसको डिटेल में देखते हैं। देन ये जो है शॉर्ट नोट्स है, तो बाद में मैं आपको शॉर्ट नोट्स के तरीके से भी बता दूंगा। फिर ये डाइस जो है ये भी एक शॉर्ट नोट्स है, बट पहले हम इसको डिटेल्स में देखने का प्रयास करते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, प्लस कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आप डिटेल में इसको समझ पाएँ। देन हम बाद में समरी आपको दे देंगे जो कि वीडियो के लास्ट में मिलेगा आपको, वो है क्यूब एंड क्यूबाइड। देन हम देखेंगे डाइस एंड प्रिज्म। तो देखिए, प्रिज्म में जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जनरली डाइस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी जीएम तो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं, क्यूब एंड क्यूबाइड से भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि क्यूब या फिर क्यूबाइड में क्या डिफरेंसेस है। तो देखा जाए तो दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर आप देखिएगा, जो क्यूब होगा ये, तो उसके सारे साइड बराबर होते हैं, ठीक है, उसके सारे साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और अगर आप क्यूबाइड की बात करते हैं तो उसके जो साइड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें लेंथ होता है, प्लस ब्रेथ भी होता है, प्लस हाइट भी होता है। लेकिन इसमें जो लेंथ और ब्रेथ और जो हाइट होता है, तीनों के तीनों सेम होते हैं, जिसको हम साइड कहते हैं। अब इसकी थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो जो घन की बात करें यानी कि क्यूब की बात करें, तो घन में जो होता है 6 फलक होते हैं। 6 फलक का मतलब होता है, ये थोड़ा सा फोटो के साथ देखिए, ये देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फिगर मैं बना देता हूँ यहाँ पे। एक ये हम घन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्यूब, ठीक। जैसे लूडो का छक्का होता है ना, वो हमारा क्या होता है, डाइस होता है। और वही अगर दिया सलाई मैच बॉक्स जो होता है वो आपका घनाभ होता है। तो देखिए, इसमें 6 फलक होता है। फलक बोले तो सरफेस, 6 सरफेस होता है। जैसे यहाँ 1, नीचे में 2, ये 3, ये 4, ये 5, समझ में आ रहा होगा। 12 इसमें एज होती है, ये एज, ये वाला डंटा जो होता है वो किनारा होता है, एज जिसको बोलते हैं। और 8 ठो इसमें कोना होता है, 4 ऊपर में 4 नीचे में, तो 8 ठो कोना होता है। इस ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम क्यूबाइड की बात करें तो उसमें भी सेम चीज़ें होती है, ठीक ना। लेकिन यही है कि इसमें इक्वल साइडेड होता है, उसमें अनइक्वल होता है। चल, अब जो चूँकि हम मैथ पढ़ नहीं रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं आपका रीजनिंग, तो हम रीजनिंग में ही देखेंगे। तो क्यूब या क्यूबाइड में हम जो है काट कर छोटे छोटे क्यूब बनाएंगे, या क्यूबाइड से भी छोटे छोटे क्यूब बनाएंगे, तो उससे रिलेटेड आपके यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी लाइन को कट करना होता है तो कितना कट लगाना पड़ता है वो देखिए। सपोज ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन को हमको 3 भाग में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमको इसमें देखिएगा 2 कट लगाना पड़ेगा। जैसे एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो यानी कि नंबर ऑफ कट जो होता है, नंबर ऑफ कट्स जो होता है वो हमेशा जितने भाग हमको निकालना है उससे एक कम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 भाग निकालना था तो हमने मारा 2 कट्स, कैसे, तो 3 - 1 हो गया 2। इसी तरह से क्यूबाइड की भी बात करेंगे तो जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जो है मान लीजिए हमको 3 कट्स मारना है, तो 3 कट्स मारने के लिए यहाँ देखिए 3 अगर आपको जो है क्यूब निकालना है यहाँ से, तो आपको क्या करना है, 2 कट मारना है। यहाँ देखिए 2 कट मारा हुआ है, इस साइड से भी 2 कट है, इस साइड से भी 2 कट है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब यहाँ से एक चीज़ देख लेते हैं कि कितने टाइप के हमारे क्यूब होते हैं, जो स्मॉलर क्यूब होते हैं वो कितने होते हैं। अगर हम एक बड़े से क्यूब को काटते हैं तो इसमें क्वेश्चन इसी टाइप से पूछेगा कि कोई बड़ा क्यूब दिया रहेगा, उसको क्या करेगा कि छोटे छोटे पार्ट में काटेगा, तो उससे कितना क्यूब निकलेगा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। T = इसका जो फार्मूला होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि T = जो होता है गाइस, वो होता है अपन का n³। सर ये n क्या है, तो ये n की बात करें तो सर ये n जो होता है वो आगे बताएंगे। n जो होता है सर, ये बिगर क्यूब लेंथ बटे जो होता है
स्मॉलर क्यूब लेंथ, मतलब कि जो बड़ा वाला क्यूब का लेंथ था जो एक पीस काटेंगे उसका जो क्यूब का लेंथ है वो होता है। तो n इक्वल टू होता है बिगर लेंथ बटे स्मॉल लेंथ, यानी कि बड़ा वाला एल बटे छोटा वाला एल, जो कि आगे बात करेंगे इस पर। और कभी भी जो क्यूब होता है उसके 3 से ज़्यादा सरफेस पेंटेड नहीं किए जाते हैं, वही अगर क्यूबाइड में 3 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें 3 ही सरफेस पेंटेड है मैक्सिमम, एक साइड ये, दूसरा साइड ये, तीसरा साइड ये। ठीक ना, 3 से ज़्यादा सरफेस पेंटेड नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो है हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के क्यूब होते हैं। तो जनरली हमारे पास 4 टाइप्स के क्यूब होते हैं। एक होता है कॉर्नर क्यूब, जिसका कि सरफेस 3 साइड रंगा हुआ रहता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि 3 साइडेड रंगे हुए क्यूब्स की संख्या निकालें, या फिर आपसे पूछेगा मिडिल क्यूब जो 2 साइड से पेंट रहता है। उसके बाद होता है सेंट्रल क्यूब सर, जो एक साइड से पेंट होता है। उसके बाद इनर सेंट्रल क्यूब जो होता है वो 0 साइड से पेंट होता है। तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे फिगर पे समझिए। यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि जो कॉर्नर, ये कॉर्नर है ना किनारा वाला, तो ये देखिए 3 साइड से पेंट है, एक ये साइड, दूसरा ये साइड, तीसरा ये साइड। तो कहने का मतलब कॉर्नर यानी कि 3 जब भी बात करेंगे तो ये हुआ कॉर्नर क्यूब। और कॉर्नर क्यूब जो होता है 3 कलर से, मतलब 3 साइड से पेंटेड रहता है। अगर वही मिडिल क्यूब की बात करें तो देखिए एक क्यूब ये है, एक दूसरा क्यूब ये है, इसके बीच में ये क्यूब है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जो मिडिल क्यूब होता है वो 2 साइड से पेंटेड होता है, एक ये साइड, एक दूसरा ये साइड। ठीक है, एक टॉप से, एक आप देख सकते हैं साइड से, इसी तरह से एक बॉटम से, एक साइड से। फिर जो सर ये सेंट्रल क्यूब होता है, सेंट्रल क्यूब आप यहाँ देखिए सेंट्रल क्यूब क्या है, ये देखिए ये तो कॉर्नर हो गया, ये वाला भी कॉर्नर हो गया, ये वाला भी कॉर्नर हो गया, ये तो मिडिल ही हुआ, बीच में सिर्फ ये वाला है, बीच में ये वाला है। तो बीच में जो क्या बोलते हैं हमारा क्यूब रहता है वो सिर्फ एक साइड से पेंटेड रहता है, या तो ऊपर से या तो नीचे से, या साइड से, या मतलब बैक साइड या लेफ्ट साइड या राइट साइड। मतलब कि देखा जाए तो जो हमारा सेंट्रल क्यूब होता है, चाहे यहाँ पे देखिए ये भी सेंट्री है, ये एक वाला भी सेंट्री है, तो ये सब चीज़ जो है एक ही साइड से पेंटेड रहता है। सर एक होता है हमारा इनर सेंट्रल क्यूब। सर इनर सेंट्रल क्यूब क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब इस सारे क्यूब को जो पेंटेड है उसको खोल के बाहर कीजिएगा तो अंदर में भी तो कुछ क्यूब बचेगा, वो जो अंदर वाला क्यूब होगा वो तो पेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम सरफेस को ऊपर से ना पेंट कर रहे हैं, तो वो पेंटेड नहीं होगा। तो यानी कि पेंटेड नहीं होगा तो मतलब उस पर 0 होगा, 0 मतलब पेंटेड नहीं है। तो 0 की जो होती है वो होता है इनर सेंट्रल क्यूब। सबका फार्मूला आप समझने का प्रयास करते थे। यहाँ देखिए जो कॉर्नर क्यूब होता है, चाहे वो क्यूब हो या क्यूबाइड हो, दोनों में सेम होता है। ये जो है जो 3 साइड पेंटेड होता है उसकी संख्या 8 होती है। कैसे, तो वो समझ लीजिए। जब भी आपसे कॉर्नर क्यूब पूछे तो आप आंख बंद करके 8 टिक कर दीजिए। तो देखिए एक साइड तो ये कॉर्नर क्यूब हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये साइड हुआ, चौथा ये हुआ, एक नीचे में होगा, एक इधर होगा, मतलब 6 हुआ, एक साथ हुआ, एक उधर होगा, तो 8 हुआ। यानी कि जो 3 साइडेड रंगे हुए यानी कि कॉर्नर क्यूब जो होते हैं उसकी संख्या 8 होती है। अब हम बात कर लेते हैं मिडिल क्यूब की। मिडिल क्यूब, तो यहाँ n जो आ रहा है, n का मतलब सर हुआ बिगर क्यूब बटे स्मॉलर क्यूब। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो बड़ा सा क्यूब होता है जिसको हम काट के छोटे छोटे क्यूब में चेंज करेंगे, तो बड़ा का लेंथ कितना था, छोटा का लेंथ कितना होता है, तो उससे हम n का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं जो मिडिल क्यूब है दो, ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए अब मिडिल क्यूब की बात करें। देखिए मिडिल क्यूब 2, तो ये हमेशा आता है n-2, ध्यान क्या n-2। चूँकि किनारा होता है कितना, ध्यान में रखिए, किनारा होता है 12, इसीलिए हम क्या करते हैं इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी मिडिल क्यूब जब भी निकालेंगे तो 12 n-2 करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा जो है वो होता है सेंट्रल क्यूब। बीच वाला जब भी निकालेंगे तो बीच वाला जो है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए बीच वाले सिर्फ अगर निकालेंगे तो एक ये साइड हुआ, एक ये साइड हुआ, एक ये साइड हुआ, तो मतलब जितने सरफेस होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 तो दिख रहा है, 3 हिडन है, तो 3 3 6 होता है, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, n-2 का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इनर सेंट्रल क्यूब क्या करेंगे, तो n-2 का क्यूब कर देंगे तो वो निकल जाएगा। अभी कबार छोटा सा देख लेते हैं कि 3 सरफेस कोटेड 8 होगा, 2 सरफेस कोटेड वही 12 n-2 होगा, और 1 कोटेड जो होगा 6 n-2 का होल स्क्वायर होगा, 0 कोटेड n-2 का होल क्यूब होगा, और टोटल क्यूब निकालने के लिए n क्यूब होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आप समझ में आएगा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है कि एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो कुल कितने छोटे छोटे घन हैं। तो क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, कहा गया है कि 15 सेंटीमीटर के घन को 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे घन में काटा गया है। तो इसका मतलब है कि सर n = हो गया 15, जो कि बिगर क्यूब का लेंथ, नीचे है स्मॉलर, तो 15/3 हो गया 5। अब चूँकि आपको टोटल क्यूब निकालना है तो टोटल क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं, n क्यूब करते हैं। n क्यूब करिएगा तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, जो कि सही है। चलिए
अगर हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है गाइस, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिनकी केवल 3 सरफेस कलर होगा, या फिर ऑप्शन 2 में है, मतलब क्वेश्चन 2 में है 2 सरफेस कोटेड होगा, 1 सरफेस 0 सरफेस। तो अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। तो सबसे पहले तो आपको n निकालना है, तो n इक्वल टू उसका क्या हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। अगर आप टोटल क्यूब निकालेगा तो 6 का क्यूब कीजिएगा तो ये तो 216 हो जाएगा, ठीक है। तो 216 क्यूब छोटे छोटे क्यूब निकलेगा। अब उसमें से पूछ रहा है आपका कि 3 सरफेस कोटेड होना चाहिए, तो 3 सरफेस कोटेड की बात करें तो उसमें 8 होगा। आँख बंद करके आप मार दीजिए, क्योंकि 8 ही होगा किसी भी में, चाहे क्यूब में हो या क्यूबाइड में हो। अब हम बात करते हैं 2 सरफेस कलर की, तो 2 सरफेस कलर की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा 12n-2। ये कैसे होता है, नहीं होता है, अगर आप समझ में आए तो भी, नहीं तो वरना फार्मूला को रट लीजिए, आपका सवाल बन ही जाएगा। तो देखिए 2 सरफेस कलर की बात करें तो 12 इंटू n-2 होता है। n का वैल्यू तो 6 हुआ था, तो 6 में से 2 गया कर दिए, फिर 1 सरफेस फार्मूला रखेंगे और ये जो हमारा निकल के आ जाएगा। इसी तरह से और भी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, और भी क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ईजी है, जो कि आपसे बन ही जाएगा, ठीक है। और भी ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, काफ़ी क्वेश्चन है। चलिए अब एक एक्स्ट्रा वाला देख लीजिए थोड़ा सा, जो टाइप दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक रंगे हुए घन को कुल 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, यानी कि t इक्वल टू पहले ही आपका दे दिया 216, ठीक। और उसके बाद तो कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन हैं बनेंगे जिसकी कम से कम, यहाँ बोल दिया कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो। कम से कम कितना हो, 2 सतह हो रंगी हुई, मतलब एक को नहीं लेना है, 2 से ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, मतलब 6 से आगे नहीं हो, क्योंकि 6 ही तो सरफेस होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 को ना रंग सकते हैं। तो यानी कि 2 से कह दिया है कि कम से कम 2, तो कम से कम 2 मतलब 2, 3, 4, 5, 6 दोनों हो सकता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो क्यूब में होता है, क्यूब में 3 से ज़्यादा सरफेस नहीं रंगा जाता है, तो इसका मतलब है कि 4, 5, 6 बोलने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो मतलब किससे है, तो सिर्फ 2 और 3 से है। चलिए तो यहाँ से सबसे पहले n निकाल लीजिए, तो t इक्वल टू होता है n क्यूब, तो n का वैल्यू निकल जाएगा √t, तो t का वैल्यू हो जाएगा 216, 6 हो जाएगा। चलिए अब एटलीस्ट 2 की बात करें तो एक बार 2 का फार्मूला लगा दीजिए, एक बार 3 का फार्मूला लगा दीजिए। 3 का फार्मूला मतलब 8 होगा। अगर 3 सरफेस कोटेड जो होगा वो 8 होगा, 2 का फार्मूला 12n-2 होगा, देन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद जो हमारा आ जाएगा आंसर 56 हो जाएगा। तो ओनली केवल याद रखिएगा 3 इक्वल टू 8 बार 2 का फार्मूला ये वाला, 1 का ये, 0 का ये फार्मूला, ये जो चार्ट है, इस फार्मूला चार्ट को अगर आप रट लेते हैं तो आपको जो है क्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एटलीस्ट जब भी बात करेगा, अगर एटलीस्ट 1 की बात करेगा तो इसका मतलब 1 2 3 होगा, एटलीस्ट 2 की बात करेगा 2 3 होगा, एटलीस्ट 3 तो 3 होगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा सरफेस रंगा ही नहीं जाता है, ठीक है। इस तरह से और भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो आपसे बन जाएगा। तो PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, ये कलर वाला है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो कलर वाले में क्वेश्चन आपको ये कलर करके दिया रहेगा कि एक साइड रेड से रंगा हुआ है, इसके पीछे साइड जो देखिए, मतलब वो जो बिहाइंड साइड है वो ब्लू से रंगा हुआ है, ई वाला साइड। देखिए अब इसी में एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसमें आपको डाइस दिया रहता है और उसको डिफरेंट कलर से जो है रंगा हुआ रहता है। तो आप देख सकते हैं एक ब्लू साइड, ये वाला, ये ब्लू साइड, फिर इधर ये सारा का सारा रेड से रंगा हुआ है। क्योंकि जो क्यूब या क्यूबाइड में तो 6 ही फलक होता है, 6 ही सरफेस होता है, तो 4 सरफेस देखिए यहाँ रेड से रंगा हुआ, 2 जो है ब्लू से रंगा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा वो देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी डाटा दिया रहेगा, n इक्वल टू क्या होगा, ये जो बड़ा वाला बिगर क्यूब लेंथ और छोटा स्मॉलर का दिया होगा, तो 4 निकला, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, इसमें मतलब थ्योरी, मतलब पूरे स्टेटमेंट के साथ नहीं लिखा गया, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कितने ऐसे क्यूब हैं जिसका जो है एक साइड रेड कलर से रंगा हुआ है। तो देखिए कितने हैं, तो आप सिंपल देखिए फार्मूला, अगर आप 2 कलर की बात करते हैं तो वो उसमें 12n-2 करके होता था, तो n-2 तो होता था, सॉरी ये वो n1 वाला का फार्मूला क्या होता था, 1 वाला का फार्मूला होता था जब भी 1 सरफेस आता था तो 6n-2 का होल स्क्वायर होता था। तो वहाँ तो चूँकि 6 सरफेस के सभी सरफेस एक ही कलर से रंगे हुए थे, लेकिन यहाँ जो अगर आपसे रेड पूछ रहा है तो आप ये देखिएगा आपका कितना सरफेस रेड से रंगा हुआ है, बस उसमें 6 की जगह 4 कर दीजिए। बातें की गई, बोला गया है कि जो सरफेस ब्लू कलर से रंगा हुआ, सिर्फ ब्लू कलर से, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, तो ब्लू सिर्फ कहा तो मतलब एक ही सरफेस की बात होगी। एक में फार्मूला क्या होता था 6n-2 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ 6 नहीं देंगे क्योंकि 6 के 6 सरफेस नहीं रंगा हुआ है, सिर्फ 2 ही ना सरफेस रंगा हुआ है ब्लू से, तो यहाँ इसीलिए 2 ही देंगे। बात समझ रहे हैं ना, तो 2 अब इंटू क्या हो जाएगा 4-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा। और टोटल आपसे क्यूब पूछ रहा है तो 16 इधर हो गया, 8 इधर हो गया, 24 हो गया।
तो आई होप इसमें समझ में आ रहा है। इसी तरह से ये कलर वाला जो है आपसे बन जाएगा। फिर घनाभ की बात करेंगे तो घनाभ में थोड़ा सा लफड़ा है कि घनाभ का चूँकि लेंथ और ब्रेथ और जो हाइट जो होता है वो डिफरेंट होता है, जबकि क्यूब में एक ही था, इसीलिए वहाँ n इक्वल टू डायरेक्ट आप लिख देते हैं l बाय छोटा वाला l। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि ये जो n1 अलग होगा, ये n1 अलग होगा, n3 अलग होगा, मतलब इधर का कट अलग होगा, उधर का कट अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। लेकिन अगर ओवरऑल n की बात करेंगे तो ये n प्लस n2 n प्लस n3 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 n2 n3 का सम। तो ये देखिए n1 e जो है e मतलब मान लीजिए लेंथ के लिए इधर e मान लीजिए ब्रेथ है तो ब्रेथ के लिए अलग n निकलेगा कि कितना कट लगा रहे हैं। इसके लिए जो है मान लीजिए लेंथ के लिए अलग निकलेगा, फिर यह हाइट के लिए अलग निकलेगा। तो उसके लिए बस यही डिफरेंसेस है और कुछ नहीं है। तो अगर हम टोटल क्यूब निकालेंगे तो सर जैसे क्यूब में t इक्वल टू n क्यूब होता था, मतलब n को 3 बार करना है, मतलब चूँकि वहाँ सेम होता था n का मतलब, क्योंकि साइड भी सेम होता है। लेकिन यहाँ जो क्यूबाइड में n निकालेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी टोटल क्यूब निकालेंगे तो वो होगा n इंटू n2 n3, बस और कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ सेम था तो यहाँ डिफरेंट है तो यही चीज़ हो जाएगी। जैसे अगर आप वॉल्यूम निकालते होंगे क्यूब का तो डायरेक्ट लिख देते थे a क्यूब, लेकिन अगर क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालिएगा तो लिखिएगा LBH। तो उसी तरह से n1 n2 n3 होता है। चलिए, अगर हम इसी तरह से फार्मूला को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें और थोड़ा सा कंपेयर करें तो क्यूब में 3 सरफेस कोटेड का फार्मूला 8 होता था, यहाँ भी 8 होगा, सेम ही होगा क्योंकि कॉर्नर तो वही होगा। 2 का फार्मूला यहाँ 12n-2 होता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग होता है तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। तो 12 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 होगा, तो 4 4 4 सब कीजिएगा। 6 को फिर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 2 होगा, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। फिर इसमें n-3 तो n-3 इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ टोटल n क्यू होता है, यहाँ n1 n2 n3 होगा। बस तो फार्मूला बस इतना चीज़ें रखिएगा, क्यूब क्वाइड का प्रॉब्लम आँख बंद करके बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन है आपका कि एक इतना मीटर घनाभ को इतना मीटर घन में छोटे छोटे टुकड़े में काटा गया तो कुल कितने घन बनेंगे। सिंपल बात है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, 10/2, ये 12/2, ये 7/2, सब अलग अलग करेंगे। टोटल क्यों निकालना होता है, n1 n2 n3 करते तो ये निकल गया 210। इसी तरह से अगर बात करेंगे, अगर 15 बड़ा वाला ये घनाभ का हाइट लेंथ और ब्रेथ है, दूसरी तरह से कर को ये जो है निकल जाएगा। ठीक, चलिए तो ये क्वेश्चन इजीली आपसे हो जाएगा। हाँ, जब थोड़ा सा एक वाला जो आएगा तो यहाँ थोड़ा सा स्टार मार्क देना है कि जब मान लीजिए कि जो कटिंग होगा वो आपका 1 आ जाए, वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करना है। तो ये जो एक्सेप्शनल केस हो जाता है, ये जो क्वेश्चन है ये एक्सेप्शनल केस का कंडीशन है। तो किसी भी n का वैल्यू अगर n हो तो वो एक्सेप्शनल केस होगा, और एक्सेप्शनल केस में जो होगा नंबर ऑफ कट की बात करें, नंबर ऑफ कट की बात करें तो वो n-1 यानी कि 1 - 1 हो जाएगा 0। इसके लिए क्या हो जाएगा, कोई कट लगेगा ही नहीं। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं कि सिंपल क्यूब है, यहाँ कोई कट लगा ही नहीं है, शुरू वाले में कट नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ जो है 0 और 1 का कोई सरफेस कोटेड नहीं रहता या वो नहीं निकाला जाता है। तो यहाँ सिर्फ निकाला जाता है 4 वाला कॉर्नर क्यूब और दूसरा मिडिल वाला, ठीक है, एक सेंट्रल वाला। 0 और 1 के लिए कुछ नहीं निकलता है, तो 0 1 का यहाँ केस नहीं होता है। सिंपल बात है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेके देखने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपका 2 1 जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ से 2/2 यानी कि बड़ा वाला का भी 2 है, छोटा वाला का भी 2 है, तो उस कंडीशन में यहाँ 1 आया। तो जब 1 आया तो वो एक्सेप्शनल केस हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आप टोटल क्यूब निकालेगा तो सिंपल है कि n1 n2 n3, तो ये करिएगा तो 30 हो जाएगा। अगर 4 की बात कीजिएगा तो 4 का कॉर्नर जो होता है वो 4 ही होगा। 3 का कीजिएगा तो टोटल n-4 + 12 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से 2 और 1 या 0 का 0 हुए होगा। ठीक है, 1 या 0 का क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो ये एक्सेप्शनल केस है। तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं डाइस को। चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं डाइस के प्रॉब्लम। तो देखिए हमारे पास 2 टाइप के डाइस होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक जनरल डाइस होता है। जो हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं वो एक स्टैंडर्ड डाइस है, और जनरल डाइस जो महाभारत में जो शकुनी वगैरह खेलते थे या अदर टाइप का एक डाइस होता है जो बनाया जाता है। अभी इसमें डिफरेंसेस क्या है वो बस समझ लीजिए। जो स्टैंडर्ड डाइस होते हैं उसके अपोजिट सरफेस का सम हमेशा 7 होता है। जैसे जो हम लोग छक्का से यानी कि जो डाइस से खेलते हैं लूडो, उसमें क्या होता है कि 1 के पीछे हमेशा 6 होगा, 3 के पीछे हमेशा 4 होगा, क्योंकि जो अपोजिट सरफेस का जो सम होता है वो 7 के बराबर होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन उसके जो नियरेस्ट सरफेस होता है उसका सम 7 नहीं होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 5 1 इस किसी में भी आपका सम 7 नहीं है, लेकिन
इसके अपोजिट में 4 के अपोजिट में 3 होगा, 5 के अपोजिट में 2 होगा, 1 के अपोजिट में 6 होगा। तो इस तरह से सरफेस, तो स्टैंडर्ड डाइस में आप सिंपल याद रखिएगा, अपोजिट सरफेस का जो सम होता है वो 7 होता है, लेकिन नियर का सम 7 नहीं होता है। वही इसका उल्टा हो जाता है जनरल डाइस में। जनरल डाइस में अपोजिट का जो सरफेस का सम होता है, जो नंबर होता है उस पर, उसका सम 7 नहीं होता है, मतलब नॉट इक्वल टू होता है, लेकिन उसके नियरेस्ट वाला का सम 7 होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 2 7, तो 2 5 7 हो गया। तो ये जो है साइड वाला का होता है। तो इसका आप कैसे निकालिएगा अपोजिट, तो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पूछा अपोजिट टू 4, तो अगर 4 के अपोजिट क्या होगा, तो सिंपल बात है, हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम 7 होता है। तो एक इधर अगर 4 है तो दूसरे इधर क्या होगा, 3 होगा, 7 में से 4 गया 3 हो गया। तो ये तो काफ़ी आसान हो जाता है। इसी तरह से जनरल डाइस की में क्या होगा, इसमें ऑलरेडी आप निकाल पाइएगा, लेकिन जनरल डाइस में क्या है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 के पीछे क्या होगा, तो चूंकि सम तो 7 के इक्वल होता नहीं है, अब 1 के पीछे क्या होगा ये तो आपको नहीं मालूम होगा। 1 के पीछे 3 भी हो सकता है, देखो 2 तो 5 है ही है, तब बचेगा क्या, 3 बचा है, 4 बचा है, 6 बचा है। तो 1 के पीछे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि सी एंड डी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वही होगा, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए जो डाइस दिया गया होगा, ना तो उसका आमने सामने के साइड इक्वल होंगे, ना उसका अपोजिट के जो सम होगा वो 7 होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन दे दिया, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ तो ना सम है ना अपोजिट का सम 7 के बराबर होगा। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि 3 का पीछे क्या होगा, अपोजिट सरफेस पे कौन सा नंबर होगा, तो सिंपल बात है, आप अगर इसका दो तरीके से आंसर हो सकता है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड डाइस अपने मन से मान के चलते हैं तो इसका आंसर गाइज वो 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड में 7 होता है सम अपोजिट में, तो अगर 3 है तो साइड पर 4 होगा इसका मतलब। लेकिन अगर आप इसको जनरल डाइस मान के चलते हैं तो 3 के पीछे क्या हो सकता है, 4 6 5 ये सब चीज़ें हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा डाइस मान रहे हैं या आंसर के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए, सबसे पहले हम जनरल डाइस में कुछ ट्रिक को समझते हैं। ठीक है, तो जो कि अपोजिट सरफेस को बताने वाला होता है। जनरल डाइस में पहला जो ट्रिक है वो है 1 कॉमन ट्रिक। तो 1 कॉमन ट्रिक में हम क्या करते हैं, मतलब 1 कॉमन ट्रिक का मतलब होता है कि 2 डाइस की पोजीशन दिया हुआ रहता है, उसमें कोई एक पार्ट जो होता है वो कॉमन होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 कॉमन है, तो ये हो गया 1 कॉमन ट्रिक। तो जब 3 एक साइड को मतलब एक जो नंबर है वो सेम मिल जाए तो इसको बोलते हैं 1 कॉमन ट्रिक। इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम क्लॉकवाइज चलते हैं। क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज। तो हम क्या लेते हैं, अगर मान लीजिए 3 मिला तो यहाँ पे 3 ले लिए, इधर भी 3 ले लिए। अब देखिए 3 के बाद जो है ऊपर में क्या आया, 2 आया, तो इधर भी देखिए 3 के बाद क्या आया, तो 1 आया, 1 दे देंगे। फिर देखिए 2 के बाद क्या आया, तो 2 के बाद 5 आया। फिर देखिए 1 के बाद क्या आया, तो 4 आया। तो इसका मतलब है कि 5 के अपोजिट में 4 हो गया, 2 के अपोजिट में 1 हो गया। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो सिंपल बात देखिए, जो इसमें नंबर मिस है वही ना होगा, 6 होगा। तो इसका मतलब है अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए 2 के अपोजिट में क्या होगा तो 1 बताइए, 5 के अपोजिट में क्या होगा तो 4 बताइए, 3 के अपोजिट में क्या होगा 6 बजाइए। तो ये हुआ 1 कॉमन ट्रिक। अब दूसरा ट्रिक देखिएगा, तो ये इसका नाम है 2 कॉमन ट्रिक। तो 2 कॉमन ट्रिक में क्या होगा कि इसके जो दोनों पोजीशन डाइस के दिए होंगे उसमें से 2 सरफेस पे जो नंबर होगा दोनों के दोनों सेम होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 1 है, वहाँ भी 1 है। तो इसका मतलब है कि 2 पोजीशन हमारा डाइस का जो होता है 2 सरफेस का जो नंबर है वो सेम है। तो इसको बोलते हैं 2 कॉमन ट्रिक। तो 2 कॉमन ट्रिक में सिंपल समझ लिए, तो इसका मतलब है कि 2 जो है 4 के क्या होगा, अपोजिट में होगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 6 के पीछे क्या होगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि वो स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो चूंकि अगर स्टैंडर्ड डाइस नहीं तो इसका मतलब जनरल ही डाइस होगा। ठीक है, वैसे भी यहाँ देखिए ये जनरल डाइस ही है, क्योंकि इसके जो सरफेस है नियरेस्ट सरफेस का सम 7 है। तो जब 7 है तो इसका मतलब 6 के पीछे 3 होगा कि 5 होगा हम कह नहीं सकते, क्योंकि अपोजिट साइड का सम यहाँ 7 नहीं होता है। ठीक है, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 या 4 होगा हम नहीं कह सकते। तो यानी कि अनकॉमन साइड आर अपोजिट टू ईच अदर, आई कैन नॉट से अबाउट द साइड ऑफ कॉमन। अब देखिए दूसरा ट्रिक है 9 कॉमन ट्रिक। इसमें क्या होगा, कोई भी सेम ही नहीं होगा। तब क्या होगा, तो मान लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, कुछ भी सेम ही नहीं है। तो उस कंडीशन में याद रखिएगा कि टॉप के साथ मैच करता है, लेफ्ट राइट के साथ मैच करता है, राइट लेफ्ट के साथ मैच करता है। ट्रिक है कि जो टॉप वाला है वो टॉप वाला के साथ मैच करेगा। जैसे देख सकते हैं कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, और 5 के अपोजिट क्या होगा जैसे अगर स्टैंडर्ड डाइस को मान के चलिएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, टॉप वाला टॉप के साथ मैच होगा ना, तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, और 1 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा।
जो इधर लेफ्ट में होगा उधर राइट में लेना है, जो राइट में होगा उसको लेफ्ट में रहना है। इसके बाद 5 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। तो ये जो होता है नॉन कॉमन ट्रिक होगा। तो अगर आप डाइस को स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ नहीं डिसाइड कर सकते ये जनरल है कि स्टैंडर्ड है, तो अगर आप स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं तब ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर जनरल मान के चल रहे हैं तो जनरल में तो कुछ भी हो सकता है कि 1 2 5 के पीछे कुछ भी होगा, 4 6 3 में से कुछ भी हो सकता है। फिर एक क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन में पूरी डिटेल दी हुई हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है PQR, इधर लिखा हुआ है TSP, तो इसमें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा क्या है। तो PQRST ये पूरा डिटेल दिया है। R के अपोजिट में क्या होगा बताओ, S होगा। Q के अपोजिट में क्या होगा, T होगा। और P के अपोजिट में क्या होगा, P के अपोजिट में जो होगा हमारा U होगा। चूँकि यहाँ लगेगा 1 कॉमन ट्रिक, देखिए PP सेम है ना, तो 1 कॉमन ट्रिक लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूरी डिटेल नहीं दिया गया है तो हम जो है उसका डिटेल, अगर पूरी डिटेल नहीं दिया रहेगा तो हम उस क्वेश्चन का आंसर जवाब भी नहीं दे पाएंगे, वो कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। ओपन डाइस क्या है कि ओपन डाइस जो होता है, ये तो बंद डाइस था, क्लोज डाइस था, ये ओपन डाइस है। तो ओपन डाइस में क्या है कि एनी साइड इज इंटरनली कनेक्टेड विद द अदर 4 साइड बट नॉट विद अपोजिट साइड। तो ये जो होता है हमेशा इंटरनली कनेक्टेड होता है अदर साइड से, लेकिन अपोजिट साइड से कोई भी चीज़ें कनेक्टेड नहीं होती है। 2 अपोजिट साइड नेवर शोन टुगेदर एंड नेवर हिडन टुगेदर। 2 जो अपोजिट साइड होगी ना तो एक साथ दिखेगी ना ही एक साथ छिपेगी। तो अल्टरनेटिव साइड्स आर अपोजिट इन ओपन। तो यहाँ देखिए डाइस रोटेशन अगर 2 बार हुआ तो जो 2 जो होगा 2 बार विजिबल होगा, नॉन विजिबल साइड। बैक जो 4 बार सेम होगा, ठीक है, जिससे जुड़ा नहीं होगा वही अपोजिट साइड होगा। अप्लाई अल्टरनेटिव और जेड मेथड टू सॉल्व डाइस प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा डिटेल में इसको देखते हैं, का प्रयास करते हैं कि डाइस का क्या है लफड़ा। तो देखिए डाइस है, ये एक पासा में 6 सतह होती है जिसमें एक साथ 3 सतह दिखाई देती है और 3 सतह छिपी हुई रहती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। मोर देन 2 केस 1 1 वाला 1 कॉमन ट्रिक में क्या होगा, फिर दूसरा 2 कॉमन ट्रिक होगा, ये सब चीज़ तो ऑलरेडी दिखा गया। डाइस में 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ ना दिखती है ना एक साथ छिपती है, ये भी याद रखिएगा। केस 2 भी हम आपको बता दिए, यहाँ और भी क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जनरली वही बेसिक सा क्वेश्चन 1 कॉमन 2 कॉमन नो कॉमन ट्रिक से पूछे जाते हैं। तो ये ओपन डाइस का है, तो ओपन डाइस में आप जो है फोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है ना कि इसमें आप जेड मेथड लगा सकते हैं। तो देखो कौन किसके अपोजिट में होगा, तो 1 के अपोजिट में 3 होगा और 4 के अपोजिट में 5 होगा और 2 के अपोजिट में ये क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो खुले हुए पासे में एक छोड़कर दूसरी सतह आपस में एक दूसरे के विपरीत होती है। तो एक को छोड़कर, जैसे 1 है तो 2 को छोड़कर तीसरा जो होगा उसके अपोजिट में होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 के अपोजिट में 3 होगा, 4 के अपोजिट में 5, 2 के अपोजिट में 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जेड वाला में क्या होगा कि जेड वाला की बात करें तो जिगजैग मेथड, इसमें क्या होगा जैसे ये इसके होगा, ये इसके होगा, ये वाला इसके होगा। तो ये होता है जेड मेथड। विपरीत वाले एक साथ नहीं आ सकते। तो आप यहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये इतना हार्ड भी नहीं पूछा जाता, कुछ क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस के लिए दिया गया। बाकी टेलीग्राम पे आपको ये जो है PDF मिल जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप अंत तक वीडियो देखें तो उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आप जो भी टॉपिक बताइएगा उस वीडियो टॉपिक पे आ जाएगा। तो ये जो है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तकलीफ है। जय हिंद।